नमस्कार। भारतीय सेना के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसे सैनिक का परिचय है जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध में अद्वितीय साहस और पराक्रम दिखाया। यह राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की कहानी है, जिन्होंने चीनी सेना यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ लड़ाई में अभूतपूर्व वीरता दिखाई। जसवंत सिंह रावत का जन्म 15 जुलाई 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बिरोखल ब्लॉक के बांडियो गांव में 7-8 सदस्यों के एक गरीब परिवार में हुआ। शुरुआत में जसवंत सिंह को नौसेना में 17 साल की कम उम्र और आवश्यकता से 1 इंच कम ऊंचाई होने के कारण मौका नहीं मिल सका, लेकिन वहां उन्हें एक सूबेदार मेजर ने देखा और सेना में भर्ती होने की सलाह दी। 19 साल की उम्र में उन्हें 19 अगस्त 1960 को सेना में गढ़वाल राइफल्स के लिए चुना गया। 14 सितंबर 1961 को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें नागालैंड में भेजा गया। 1 महीने बाद उन्हें नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहां उनकी गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन को चीन सीमा पर तैनात किया गया। इस बीच 8 सितंबर 1962 को नेफा सीमा पर चीनी घुसपैठ से युद्ध की स्थिति निर्माण हुई। नेफा के तवांग क्षेत्र में नामकाचू नदी के पार धोला नामक एक अर्धसैनिक बल की टुकड़ी के चौकी पर चीनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। 19 और 20 अक्टूबर की रात को चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और युद्ध छिड़ गया। 24 अक्टूबर को चीन ने युद्ध को समाप्त करने के लिए एक तरफा निर्णय लिया। 25 अक्टूबर 1962 को तवांग से भारतीय सैनिकों को हटा लिया। हालांकि गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन को गुवाहाटी तवांग मार्ग पर तवांग से लगभग 30 किलोमीटर दूर नूरानंग के सेला पास के निकट तैनात करने का आदेश दिया गया था। इसका उद्देश्य सेला क्षेत्र, नूरानंग पुल और चौकियों की रक्षा करना था। तदनुसार नवंबर में लेफ्टिनेंट कर्नल बिजॉय मोहन भट्टाचार्य जी अपनी बटालियन के साथ सेला पोजीशन पर पहुंच गए। पक्की सड़कों की कमी के कारण कंपनी को सभी हथियारों और उपकरणों को लेकर पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी। नूरानंग में ए कंपनी को सामने तैनात किया गया, डी कंपनी सड़क के दूसरी तरफ, बी कंपनी उसकी पूर्व में और सी कंपनी को बटालियन की हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए पुल क्रमांक 3 के इलाके में तैनात किया गया। मुख्यालय सेला पास से 1500 मीटर पूर्व में था। भारतीय बटालियन के पहुंचने से पहले ही चीनी सैनिकों ने वहां घुसपैठ की थी। 17 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों ने आक्रमण किया। कठिन भौगोलिक परिस्थिति, अपर्याप्त रसद, ठंड प्रदेश में पहने जाने वाले कपड़ों की एवं आधुनिक हथियारों की कमी होने के बावजूद सामने तैनात अल्फा कंपनी यानी कि ए कंपनी के 21 वर्षीय राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपने सेक्शन कमांडर लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और साथी राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई के साथ चीनी सेना से जमकर संघर्ष किया। शुरुआती समय में वहां तैनात 3 भारतीय पलटनों के साथ झड़पों में 42 चीनी सैनिक घायल हुए। भारत ने भी कुछ सैनिक खोए। यह चीनी सेना पर जमकर टूटने का समय है। यह प्रेरणा भारतीय सैनिकों को योद्धा जसवंत सिंह से मिली। भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो रहा था। ऐसी स्थिति में उन्हें वापस बुलाने का आदेश दिया गया, मगर जसवंत सिंह बिना पीछे हटे अपने साथियों के साथ लड़ते रहे। ऐसा हुआ कि 17 नवंबर की सुबह 5 बजे चीनी सैनिकों ने बाईं ओर की कंपनी पर और सामने वाली कंपनी पर हमला किया। हालांकि सतर्क जेसीओ ने उसे अपने सैनिकों की मदद से फटकार लगाई। वहां गढ़वाल रेजिमेंट की 3 पलटनें थी। चीनी सैनिक दोनों पलटनों के बीच से घुस नहीं पा रहे थे। वे 3 दिशाओं से गोलीबारी कर रहे थे। भारत के अप्रतिम उत्तर के बाद वे कुछ हद तक पीछे हट गए। सुबह 7:45 पर और फिर सुबह 9:10 पर फिर से चीन की ओर से तोप, मोर्टार और एमएमजी द्वारा हमले किए गए। वह भी भारतीय सैनिकों द्वारा निरस्त कर दिए गए। चीनी सैनिकों के पास अच्छे हथियार थे। उनके तीनों प्रयासों को सामने तैनात दोनों पलटनों ने विफल कर दिया। चीनी सैनिकों ने फिर एमएमजी को तीसरी पलटन के करीब लाने में कामयाबी हासिल की, जो बाईं ओर पीछे की रखवाली कर रही थी। उन्होंने अपने एमएमजी से सुबह 11:25 पर चौथा हमला किया। तब वे बाईं ओर की पलटन के 40 मीटर दूरी पर पहुंच गए थे। उन्होंने लगातार हमारे एमएमजी पॉइंट्स पर हमला किया, जिससे हमें प्रत्युत्तर देने का कोई मौका नहीं मिला। त्रिलोक सिंह, जसवंत सिंह और गोपाल सिंह ने महसूस किया
कि अगर यह चीनी हमले नहीं रुके तो तीसरे पलटन को उनकी जगह पांव जमाए रखना मुश्किल होगा। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई उस जगह पर रेंगते हुए गए जहां से मध्यम मशीन गन द्वारा भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी की जा रही थी। यह भाग चट्टानों, कांटों और अन्य पेड़ों से ढका हुआ था। यद्यपि त्रिलोक सिंह एक अवैतनिक लांस नायक थे, वे उस अनुभाग के और राइफलमैन जसवंत सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह के कमांडर थे और पीछे से उन्हें फायर कवर प्रदान कर रहे थे। लक्ष्य से लगभग 10 से 15 गज की दूरी पर पहुंचते ही जसवंत सिंह रावत और गोपाल सिंह गुसाई ने दुश्मन पर हैंड ग्रेनेड फेंके। 2 चीनी सैनिक मारे गए, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। एमएमजी चला रहे घायल चीनी सैनिक को दोनों ने बिना कोई मौका दिए तात्काल दबोच लिया। घायल चीनी सैनिक एमएमजी नहीं छोड़ रहा था, तब जसवंत सिंह ने वो छीन ली। एमएमजी के साथ जब वे लौट रहे थे तब लांस नायक त्रिलोक सिंह चीनी सैनिकों की गोलीबारी में मारे गए, लेकिन उन्होंने मरने से पहले अंत तक गोलीबारी जारी रखी और दोनों को स्टेन गन से फायर कवर दिया। तभी एक गोली बहुत नजदीक से आकर राइफलमैन जसवंत सिंह के सिर में लगी। वे वहीं गिर पड़े, लेकिन उन्होंने एमएमजी नहीं छोड़ी। बाद में राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई भी घायल हो गए, फिर भी वह चीनी एमएमजी के साथ अपनी ट्रेंच में लौट आए। गंभीर अवस्था में पड़े गोपाल सिंह गुसाई को बाद में बटालियन के जवानों ने निकाल लिया और उन्हें मुख्यालय ले जाया गया। ऐसा उन्हें दिए गए वीर चक्र पुरस्कार में लिखित स्वरूप में है। ऐसी ही शब्द रचना लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को प्रस्तुत मरणोपरांत वीर चक्र प्रमाण पत्र में है। एमएमजी पर कब्जा कर अपनी सीमा में लाने की पूरी प्रक्रिया 11:40 तक, शायद 15 मिनटों से भी अधिक समय तक चली। लेकिन इस 15 मिनटों के बाद युद्ध की दिशा बदल गई। हमारे पास एक आधुनिक चीनी एमएमजी आ गई थी जो 1600 गज तक की मार करने में सक्षम थी। हमारे हथियार फिर से चलने लगे। जसवंत सिंह, गोपाल सिंह और त्रिलोक सिंह के अतुलनीय पराक्रम से प्रेरित होकर गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन ने जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ लड़ाई शुरू की। मानो शहीद जसवंत सिंह उन्हें ताकत दे रहे थे। भारतीय सैनिकों में उत्साह बढ़ा और 2:45 पर चीनियों द्वारा किया गया 5वां हमला भारतीय सैनिकों द्वारा परास्त किया गया। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के रुद्रावतार को देखकर भयभीत हो गए और लगभग उनके 300 मृतक और घायल सैनिकों को छोड़कर उनकी सीमा में भाग गए। 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और नेफा पर यानी कि अरुणाचल पर कब्जा करने का चीनियों का सपना केवल एक सपना ही रह गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1962 के भारत चीन युद्ध में कुल 1383 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जबकि 722 चीनी सैनिक मारे गए थे। नूरानंग की लड़ाई में गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन के 3 अधिकारी, 4 जेसीओ, 147 सैनिक और 7 गैर लड़ाकू भारतीय सैनिक यानी कि एनसी उस स्थान पर और अन्य चौकियों पर शहीद हुए। लेकिन पीछे हटने से पहले 4थे बटालियन के शेष सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस संबंध में सेना द्वारा वहां पर जानकारी देने वाला एक बोर्ड भी लगा हुआ है। 1962 के युद्ध में भारत ने केवल 2 स्थानों पर चीन को हराया। उनमें से एक था लद्दाख का चुशुल, जहां मेजर शैतान सिंह ने अपना कौशल दिखाया, और दूसरी जगह थी नूरानंग, जिसे वर्तमान में जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहां राइफलमैन जसवंत सिंह ने अपना कौशल दिखाया। गढ़वाल राइफल्स 1962 के युद्ध में अपनी बहादुरी और वीरता के लिए बैटल ऑनर नूरानंग पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र बटालियन थी। सर्विस नंबर 403-9009 राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को 15 नवंबर 1963 को, जिसकी प्रभावी तिथि है 17 नवंबर 1962, उनकी बहादुरी, कर्तव्य एवं देश की रक्षा के प्रति सराहनीय कार्य के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसी दिन सर्विस नंबर 403-7614 लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को मरणोपरांत और सर्विस नंबर 403-8646 राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाबा जसवंत सिंह का एक मंदिर
उस जगह पर बनाया गया है जहां से उन्होंने चीनी सेना को धोबी पछाड़ दिया था। उसमें एक कांस्य की मूर्ति स्थापित की गई है। स्थानिक और नुरांग जलप्रपात देखने आने वाले पर्यटक मंदिर में बाबा के दर्शन अवश्य करते हैं। भारतीय सैनिकों ने इस नायक को बाबा जसवंत या बंकर वाले बाबा यह नाम दिया है। जिस क्षेत्र पर बाबा जसवंत सिंह रावत शहीद हुए थे उसका नाम बदलकर भारत सरकार ने जसवंतगढ़ कर दिया है। उनकी याद में पौड़ी गढ़वाल में लैंस डाउन में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का मुख्यालय जसवंत द्वार भी बनाया गया है। गुवाहाटी से तवांग के रास्ते पर 13,700 फीट की ऊंचाई पर शीला या सेला पास को पार करने के बाद यह जसवंतगढ़ है। यहाँ हवा में कम ऑक्सीजन होता है। सेना द्वारा यहाँ मुफ्त चाय उपलब्ध कराई जाती है। यदि चाहो तो गर्म समोसे भी मिल जाते हैं। हालांकि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत कई सालों पहले शहीद हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना का मानना है कि उनकी आत्मा अभी भी देश की रक्षा करने में सक्रिय है। जसवंत सिंह की याद में अरुणाचल प्रदेश में नुरानंग चौकी पर सेना द्वारा बनाया गया स्मारक सैनिकों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। जसवंत बाबा की सेवा में 5 सैनिक वहां तैनात रहते हैं। आज भी भारतीय सैनिक और अधिकारी उन्हें सलामी देने के बाद ही सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहां तैनात सैनिक नियमित रूप से इस स्मारक पर जाते हैं। इस स्मारक में बाबा का बिस्तर भी रखा गया है। उन्हें सुबह 4:30 बजे बेड टी, सुबह 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे भोजन की थाली भी दी जाती है। वे ड्यूटी पर है ऐसा समझा जाता है। उनकी ड्यूटी भी ड्यूटी रजिस्टर में दर्ज होती है। उनके जूते हर दिन पॉलिश किए जाते हैं। बेल्ट को पॉलिश किया जाता है। हर साल उन्हें एक नई वर्दी दी जाती है। यह महसूस होता है कि हर रोज इन सभी चीजों का इस्तेमाल और अन्न का ग्रहण हुआ है। जूते का भी उपयोग हुआ है। जसवंत सिंह को शहीद नहीं कहा जाता। सीमा पर पहरा देते समय कई सैनिकों को यह आभास होता है कि यदि उनके द्वारा कोई गलती की जाती है तो वे उन्हें चेतावनी देते हैं। यदि वे ड्यूटी पर सो जाते हैं तो जसवंत सिंह उन्हें थप्पड़ मारकर उठाते हैं। उस सीमा क्षेत्र में सरहद के उस पार चीनी सैनिकों के बीच भी जसवंत सिंह का यही एक समान डर है। कहा जाता है कि 1964 में मराठा रेजिमेंट के सैनिक वहां तैनात थे। एक दिन दैनिक गश्त पर पहाड़ के जंगल में जाते ही बर्फबारी शुरू हो गई। सैनिक भटक गए। फिर उनकी मुलाकात गढ़वाल रेजिमेंट के एक सैनिक से हुई। उसने भटकते सैनिकों को रास्ता दिखाया और फिर ये सैनिक अपनी चौकी पर लौट आए। जब उन्होंने कमांडर को यह बात बताई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में कोई अन्य रेजिमेंट तैनात नहीं है और सीमा पर पेट्रोलिंग क्षेत्र में कोई नागरिक भी नहीं रहते। लगभग उसी समय चीनी युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की तस्वीरें कमांड मुख्यालय से स्मारक में लगाने के लिए आ पहुंची और सैनिकों को झटका लगा, क्योंकि एक तस्वीर उसी सैनिक की थी जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था। वह शहीद सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे। उसके बाद भी हर दिन अलग अलग समय पर एक सिपाही दरवाजे पर आकर भोजन मांगता और कहता, मैं भी ड्यूटी पर हूं, मुझे भी खाना दो। जब सैनिकों ने करीब से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वो जसवंत सिंह ही थे। कमांडर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक रात ऐसा ही अनुभव उन्हें भी हुआ और उसी दिन से जसवंत सिंह के लिए चाय, नाश्ता और भोजन रखा जाने लगा। 1980 में देहरादून के एक सैनिक की बहन की शादी थी। उसे छुट्टी नहीं मिली। वह दुखी सैनिक जसवंत सिंह की प्रतिमा के सामने झुक गया। उसे ऐसा लगा कि जसवंत सिंह ने उससे कहा कि वह सिपाही गांव जाएं और अपनी ड्यूटी की चिंता किए बिना अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करे। 10 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन छोड़कर सिपाही वहां से चला गया। उसने वापस आकर अपनी बहन की शादी के लड्डू सबको खिलाए। जब अन्य सैनिकों ने उससे कारण पूछा तो वह सच्चाई सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि छुट्टी पर गया वह सैनिक पिछले 10 दिनों से अन्य सैनिकों के साथ ड्यूटी पर था। एक बार एक सैनिक की राइफल जिंदा कारतूसों के साथ खो गई। सेना में और विशेषकर सीमा क्षेत्र में ऐसी बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। उस सैनिक का कोर्ट मार्शल तय हो गया था। वह जसवंत बाबा को शरण गया। उसने महसूस किया कि जसवंत सिंह ने कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और कोर्ट मार्शल से पहले उसे अपनी राइफल मिल जाएगी। अगले दिन कोर्ट मार्शल होने से पहले उसने अपनी राइफल को मैगजीन के साथ वहीं पर सुरक्षित स्थिति में पाया।
इस क्षेत्र में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है। 1962 के बाद ऐसी कई चमत्कारी घटनाएं सुनने को मिली है। विज्ञान युग में ये घटनाएं काल्पनिक लग सकती है, लेकिन सेला पोस्ट के सैनिक उन पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। वहां तैनात सैनिक जसवंत सिंह को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और उन्हें सैल्यूट देते हैं। स्मारक में प्रवेश करने पर वहां के वातावरण में वीर रस भरा होने का अनुभव होता है। जसवंत सिंह की एक प्रतिमा भी वहां पर है। युद्ध के दौरान जसवंत सिंह ने पहनी सेना की वर्दी, चीनियों को खत्म करते समय इस्तेमाल किए हथियार और अन्य वस्तुओं को रखा है। यह सब देखना काफी रोमांचकारी होता है। पिछले कुछ सालों में मीडिया में जसवंत सिंह रावत की कहानी थोड़े फर्क के साथ पेश की जा रही है। उसमें से कुछ मिथक हो सकते हैं जिनके कागजी प्रमाण सरकारी स्तर पर या सेना के पास रिकॉर्ड के रूप में मौजूद नहीं है। उनमें से एक कहानी यह है कि जो एमएमजी जसवंत सिंह रावत ने चीनी सैनिकों से छीन ली थी, उस मध्यम मशीन गन का उपयोग करते हुए 72 घंटों तक अकेले उन्होंने लड़ाई लड़ी। वहां उन्होंने 3 चीनी बंकरों को ध्वस्त कर दिया और उसमें 300 चीनी सैनिक मारे गए। उन्होंने 3 एलएमजी यानी कि लाइट मशीन गन से एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाकर चीनी सैनिकों पर बिना रुके गोलीबारी की। कुछ ने इन पोस्ट की संख्या 5 बताई है। अपने जीवन को जोखिम में डालकर जसवंत सिंह ने 3 स्थानों से 3 मशीन गनों से चीनी सैनिकों पर बार बार हमला किया, जिससे चीनी सैनिकों में भ्रम पैदा हो गया। चीनी सैनिकों को ऐसा लगा कि इन सभी चौकियों पर हिंदुस्तानी सैनिक मौजूद है। एक जगह पर चीनी सैनिक हमला करते, जबकि दूसरे से गोलीबारी की जाती। आखिरकार तीनों स्थानों को चीनी सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन जब तक सच्चाई का पता चलता तब तक चीन 300 सैनिकों को खो चुका था। 17 नवंबर 1962 को जसवंत सिंह रावत का निधन हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि जब उन्हें चीनी सैनिकों ने हर तरफ से घेर लिया तब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, जबकि अन्य कहते हैं कि उन्हें चीनी सैनिकों ने गोली मार दी थी और उनका शरीर एक पेड़ पर लटका दिया था। वास्तव में भारतीयों का पराक्रम देख डरे हुए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में अपने सैनिकों के शवों और घायलों को छोड़कर भाग जाना ही पसंद किया था। इनमें से कुछ सैनिकों को बाद में भारत ने पकड़ लिया था। जब चीन ने प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज के दौरान पकड़े गए भारत के सैनिकों को रिहा किया, तब भारत ने भी चीन के सैनिकों को रिहा कर दिया। चीन द्वारा रिहा सैनिकों में जसवंत सिंह के चौकी के बाजू वाले पोस्ट पर तैनात कुछ सिपाही थे। मीडिया में यह भी बताया गया है कि हमारे तीनों सैनिक वहीं मारे गए, लेकिन वास्तव में पौड़ी गढ़वाल के राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई युद्ध में घायल हो गए थे और बाद में भी सेना के सिपाही थे और 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। 15 अगस्त 1963 को उन्होंने खुद वीर चक्र सम्मान स्वीकार किया था। एक और बात यह है कि सैनिकों को वापस लौटने का आदेश देने के बाद भी जसवंत सिंह अपने साथियों के साथ वापस नहीं लौटे और लड़ते रहे। राइफलमैन जसवंत सिंह द्वारा अपने वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण उनका कोर्ट मार्शल करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन बाद में चीनी सैनिकों ने उनकी बहादुरी की कहानी भारतीय सेना अधिकारियों को बताई और उनकी एक छोटी कांस्य प्रतिमा भी बनाकर भारत को दी, जिसके बाद भारत ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का अदम्य साहस और युद्ध में कुशलता को देख चीनी सैनिकों में एक डर सा पैदा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत को चीनियों ने मार दिया और उनका सिर काटकर ले गए थे, लेकिन युद्ध विराम के बाद उन्होंने जसवंत सिंह की अद्वितीय बहादुरी को स्वीकार किया और भारतीय सेना को यह सिर और उनकी कांस्य प्रतिमा तैयार कर सौंप दी। उन्होंने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के पार्थिव को भी अभिवादन किया। एक और कहानी बताई जाती है। वह पहाड़ी जहां युद्ध हुआ था उसका नाम जसवंत सिंह की दोस्त शीला, शैला या सेला के नाम पर रखा गया। दूसरे पर्वत को नूरानंग भी कहा जाता है। सेला और नूरा जसवंत सिंह की दोस्त थी। कुछ के अनुसार वे बहनें थी। उन दोनों ने उस युद्ध में जसवंत सिंह की बहुत मदद की। जब भारत को
राशन और हथियारों के साथ युद्ध की सामग्री की आपूर्ति करना संभव नहीं हो पाया, तब बटालियन को वापस बुलाया गया। हालांकि युद्ध के दौरान जसवंत सिंह ने 2 मोनपा आदिवासी जमात की नूरा और सेला की मदद से गोलीबारी का मैदान बनाया। 3 या 5 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। 72 घंटे चीनियों को रोकने के बाद नूरा के पिता या फिर कुछ के अनुसार एक स्थानीय रसद प्रदाता चीनी सैनिकों के हाथों लग गया। चीनी सैनिकों ने पूछताछ की कि पहाड़ी पर कितने भारतीय सैनिक हैं। चीनी सैनिक यह जानकर हैरान रह गए कि जसवंत सिंह अकेले लड़ रहे थे। चीनी सैनिकों ने तब अपने हमले तेज कर दिए। जसवंत सिंह की हत्या कर दी गई और उनकी प्रेमिका नूरा के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तवांग की स्थानीय भाषा में नंग का अर्थ है नग्न। इस घटना के बाद इस पर्वत का नाम नूरानंग हो गया। यह पहाड़ नूरा के बलिदान का साक्षी है। ऐसा भी कहा जाता है कि तीसरे दिन जसवंत सिंह को राशन पानी की आपूर्ति करते हुए नूरा को पकड़ा गया, जबकि सेला एक ग्रेनेड हमले में मारी गई। सेला के नाम पर उस पास को सेला पास कहा जाने लगा। दरअसल इस पोस्ट के आसपास कोई नागरी बस्ती नहीं है। नूरा और सेला की कहानी काल्पनिक होनी चाहिए। यह सच है कि सेना के कुछ दूरी पर स्थित स्थानीय ग्रामीण लोगों द्वारा आपूर्ति और मदद की गई थी, लेकिन उस युद्ध से पहले नूरानंग पहाड़ वहां मौजूद है। पौड़ी गढ़वाल के कांडी गांव के एक सैनिक भगत सिंह नेगी भी इस लड़ाई में जसवंत सिंह के साथ थे और उन्हें चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया था। कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनकी उम्र आज 80 साल की है। उनके अनुसार लड़ाई 6 घंटे तक चली और इसमें कई चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन अकेले जसवंत सिंह ने सबको नहीं मारा। जसवंत सिंह को एक चीनी सैनिक ने सिर में गोली मार दी थी और उनकी मौत हो गई थी। चीनी सैनिकों द्वारा उनका सिर काटकर नहीं ले जाया गया था, उनका शव वहीं दफनाया गया था। जसवंत सिंह के छोटे भाई ने भी एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें और जसवंत सिंह के परिवार को उनकी मृत्यु के 1 महीने बाद उनकी मृत्यु की खबर मिली। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि गढ़वाल से नूरानंग पौड़ी 2258 किलोमीटर दूरी पर है और उस समय कोई भी सक्षम परिवहन प्रणाली या आज जैसा मीडिया मजबूत नहीं था। वहां तैनात विभिन्न रेजिमेंटों के कमांडरों और सैनिकों ने भारत सरकार को जसवंत सिंह के चमत्कारी अस्तित्व और उनके वीरता भरे कार्य के बारे में कई बार जानकारी दी और फिर लगभग 23 साल बाद 1985 से उनकी मृत्यु के उपरांत भी जसवंत सिंह की सैन्य सेवा जारी रखी गई। आज भी उनके परिवार को मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है, भले ही वह अल्प है। उन्हें मरणोपरांत मानद कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह मेजर जनरल के पद पर आसीन हुए और 40 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद 2012 में सेवानिवृत्त हुए। लेकिन जो वेतन उनके घर पर भेजा जाता है, जो लगभग 1500 रुपए होता है, वह उनकी पेंशन और उनके राइफलमैन पद का ही है, ऐसा लगता है। जब जसवंत सिंह के परिवार को उनकी जरूरत होती है तो उनकी छुट्टी का आवेदन भी भेजा जाता है और उन्हें हर साल छुट्टी भी दी जाती है। छुट्टियों के दौरान उनकी तस्वीर को सम्मान के साथ उनके गांव सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है और छुट्टियों के अंत में वापस लाया जाता है। साथ ही इस पोस्ट का प्रत्येक सैनिक विश्वास पूर्वक उन्हें अपने घर पर आयोजित किसी भी कार्यक्रम की एक पत्रिका देता है और उसके साथ समारोह में जसवंत सिंह का फोटो ले जाता है। उस समय जसवंत सिंह को अवकाश दिया जाता है। उनके नाम पर पत्र भी आते हैं। उनके नाम पर स्कूल और डिस्पेंसरी भी चलाई जाती है। गढ़वाल राइफल्स हर साल राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की चीनी सेना के खिलाफ अभूतपूर्व लड़ाई की याद में किसी एक सैनिक को सर्वश्रेष्ठ राइफलमैन पदक से सम्मानित करती है। उनके शौर्य से उस सीमा पर चीनी सैनिकों में इतनी दहशत फैल गई कि उन्होंने फिर से आक्रमण नहीं किया और वास्तव में हम विभिन्न स्थानों पर 1962 की लड़ाई हार गए, लेकिन यह उन 2 जगहों में से एक था जहां हमने गर्व से जीत हासिल की। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद नेफा
यानी अरुणाचल प्रदेश उस समय चीनियों द्वारा कब्जा होने से बच गया, जिसका कारण जसवंत सिंह और उनके 2 साथी थे। इनमें से 1-2 कहानियां काल्पनिक हो सकती है, लेकिन 21 साल के सादे राइफलमैन जिन्होंने 2 साल तक ही सेवा की थी, पीछे हटने के आदेश के बावजूद वहीं डटकर लड़ते रहे। उनका पराक्रम शायद उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी राज नहीं आया हो, या फिर वहां कोई चश्मदीद गवाह न रहा हो। इसलिए रिकॉर्ड पर केवल जसवंत सिंह के एमएमजी के हस्तगत करने तक की कहानी बयां है। टुकड़ी के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बिजॉय मोहन भट्टाचार्य जी को 25 अक्टूबर 1962 को तवांग में उनकी सुरक्षित वापसी के कारण, चीनियों द्वारा छोड़े गए हथियारों की जब्ती के कारण, एक चीनी सैनिक को जिंदा पकड़ने के कारण, 17 नवंबर को तीनों सैनिकों को स्वयं प्रेरणा से युद्धभूमि भेजने के कारण, उसके अच्छे परिणाम के कारण, युद्ध के बाद 17 और 18 नवंबर की रात हेडक्वार्टर के आदेशानुसार थकी हुई सेना के साथ 14 मील की सुरक्षित वापसी यात्रा के कारण, कुछ देरी से 26 जनवरी 1964 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस उल्लेख में सब कुछ आ गया। एक गरीब चौकीदार का बेटा अपने माँ बाप के जीवन संघर्ष में हाथ बटाने के लिए 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हुए केवल 2 साल में महज 21 साल की उम्र में शहीद हो गया। इसका उनके परिवार को अभिमान है। जसवंत सिंह की याद में उनकी मां के गर्व से भरे आंसू थमते नहीं थे। 2016 में उनकी माता का 97 साल की उम्र में देहांत हो गया। कुछ भी कहो, जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह जैसे बहादुर सैनिक थे, इसलिए भारत सुरक्षित रहा। पिछले 58 वर्षों में विभिन्न रेजिमेंट इस पोस्ट पर तैनात हुए और इस महान सैनिक के गुणगान गाते रहे, जिससे पता चलता है कि जसवंत सिंह का कार्य निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर है, उससे कई गुना अधिक मान्य रहा होगा। परमवीर चक्र के हकदार रहे भारतीय सेना के इस महान योद्धा को सैल्यूट। जय हिंद।